हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है न्यूट्रिशन। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर नर्सिंग, नॉर्सेंट और सीआरई, आरआरबी, सीएचओ और अदर एग्ज़ाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ से आया है? तो ये आया है लेटिन शब्द से। कहाँ से आया है? तो ये आया था लेटिन शब्द से आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है फीड एंड नरिश। फीड एंड नरिश, फीड एंड नरिश मतलब होता है। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में हो गया न्यूट्रिशन वर्ड। न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब हो गया ये लेटिन वर्ड से आया है। लेटिन वर्ड से आया है तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया। फिर न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया? फीड करवाना, फीड लेना या किसी को फीड करवाना, जैसे कि बच्चे को फीड करवाना, किसी भी पेशेंट को फीड करवाना जब हॉस्पिटल में हो। तो जैसे कि कोई ऑपरेशन में ओटी में किसी पेशेंट को लेके गए हैं तो उससे पहले उसको एनपीओ रखते हैं, नथिंग पर ओरल, मतलब मुंह से उसको कुछ नहीं देते, बंद कर देते हैं उसको ऑपरेशन से पहले 6-7 घंटे पहले। तो फिर बाद में वापस फीड स्टार्ट की जाती है। पहले उसको लिक्विड देते हैं, फिर सेमी लिक्विड देते हैं, फिर सॉलिड देते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं वापस। वैसे ही और न्यूट्रिएंट्स तो इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। फिर है फादर ऑफ द न्यूट्रिशन। फादर ऑफ द न्यूट्रिशन कौन है? तो वो है एनी एंथियस ल्यूएस। कौन है? एंथियस ल्यूएस। ये नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन बताओ तो एंथ्रस ल्यूएसर। याद रखना है, एंथ्रियस ल्यूएसर कौन है? न्यूट्रिशन के फादर है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। अब है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशन, जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे है न्यूट्रिशन का? तो वो है हैदराबाद में। जो कि कब बना था या कब स्थापित हुआ तो 1958 में हुआ था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? कब आया था ये? 1958 में आया था, ये याद रखना है हमको। फिर ये न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जो स्टडी ऑफ फूड की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे देखते हैं स्टडी ऑफ फूड में क्या क्या आ जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल ग्रोथ। जो हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ होती है उसके लिए क्या होता है? जो न्यूट्रिशन होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता है। हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर है फूड। फूड क्या होता है? ए सबस्टांस विच इज़ ए कंटेन न्यूट्रिएंट्स। ये क्या हो गया है? जो फूड किसको बोलेंगे? फूड का मतलब होता है खाना। आप सबको पता है खाना होता है हिंदी में फूड का मतलब। तो फूड क्या होते हैं? फूड के अंदर होता है, कंटेन होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं। फूड क्या होता है? एक सबस्टांस होता है जिसके अंदर क्या कंटेन होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने बता दिया, जिसके अंदर सब तरह का मतलब कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन हो, मिनरल, प्रोटीन सब चीज़ें हो तो उसको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। फिर जो न्यूट्रिशन शब्द है उसका मतलब क्या हो जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ फूड। ये नहीं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, नहीं, बेसिक यूनिट ऑफ फूड। न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? बेसिक यूनिट ऑफ फूड, जो कि हमें क्या करवाते हैं? प्रोवाइड एनर्जी करते हैं। प्रोवाइड एनर्जी करता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? बेसिक फूड जो हम खाते हैं, खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दाल, जो भी खाते हैं हम, खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी हम लेते हैं तो उनसे हमें क्या मिलती है? प्रोटीन, मतलब प्रोटीन वगैरह जो भी हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हो गया इसका मतलब। फिर है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। जो हमने अभी ये पढ़ा है कि फ़ूड क्यों ज़रूरी है, तो आपको पता चल गया होगा फ़ूड हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अब देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है इस फूड का, जो कि न्यूट्रिशन बोल दो या बेसिक यूनिट ऑफ द फूड बोल दो, जो हम आगे देख के आए हैं। तो देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो किसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे? पहला है बेस ऑन द सोर्स या ओरिजिन। पहला है बेस ऑन द सोर्स या ओरिजिन के आधार पर। सेकंड है एनिमल सोर्स के आधार पर। थर्ड है प्लांट सोर्स के आधार पर।
तो एनिमल सोर्स के आधार पर क्या हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया और फिश हो गया। तो ये सब एनिमल से प्राप्त होते हैं, आपको पता ही है। और प्लांट सोर्स से क्या प्राप्त होता है, ग्रीन ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होते हैं, सेरिस प्राप्त होते हैं, सेरिल्स यानी कि पल्स और फ्रूट्स वगैरह, दाल वगैरह बोल सकते हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होगी, प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर है बेस्ड ऑन द केमिकल सोर्स, केमिकल नेचर, सॉरी, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। अब हमारा बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर के आधार पर हम देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर के आधार पर क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। बेस्ड ऑन केमिकल नेचर के आधार पर क्या क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट पे हम केमिकल नेचर है ये, हमारी बॉडी में जाके क्या बनाता है, जो हम खाने में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट एक केमिकल नेचर से होके गुजरता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब कुछ हमारी बॉडी में जाके एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं, उनका फिर अब्जॉर्प्शन होता है, ये सब प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम किस आधार पर बांटेंगे, तो बेस्ड ऑन द फंक्शन फूड के आधार पर बांटेंगे। तो थर्ड नंबर हो जाएगा बेस्ड ऑन द फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड के आधार पर कैसे हो गया, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्राप्त कराता है सबसे ज़्यादा, हमें ऐसा खाना तो कौन कौन सा होता है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो हमें क्या करता है, एनर्जी पर जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है, गिविंग एनर्जी फूड। तो वो कौन कौन सा होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक फैट होता है। फिर है बॉडी बिल्डअप अप एंड टिश्यू रिपेयरिंग, बॉडी को बिल्डअप करने के लिए यानी कि बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को अच्छी ग्रोथ के लिए, और जो टिश्यू कभी हमारे टिश्यू जो कभी डैमेज हो जाते हैं उसके रिपेयरिंग के लिए क्या ज़रूरी होती है, प्रोटीन ज़रूरी होती है। तो ये उसके लिए भी ज़रूरी है, प्रोटीन तो हो गई अपनी बॉडी बिल्डअप के लिए और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए। और हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। फिर है प्रोटेक्टिव फूड, कौन से ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारी होने से, कोई भी डिजीज़ होने से, या फिर किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या फिर पैथोजन या फंगल ऐसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए कौन कौन होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फूड। अब जियोग्राफिकल फूड में क्या क्या होता है, तो जियोग्राफिकल फूड में हो जाएगा जियोग्राफिकल यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि हर एक जगह का एक पर्टिकुलर खाना होता है। जैसे हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा दाल, रोटी और चावल खाए जाते हैं, राजस्थान का सबसे फेमस भोजन यही है, दाल बाटी चूरमा भी बोल सकते हो। तो ये हो गया अपने जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। पंजाब में जाएंगे तो उधर लस्सी हुई, छाछ हुई, मक्खन हुआ, ये सब वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये हो गया न्यूट्रिशनल फूड और कंटिन्यूअस कंटिन्यूस्टल फूड, यानी कि अपनी अपनी जगह का फूड बोल सकते हैं वहाँ का। फिर है थेरापेटिक फूड। थेरापेटिक फूड का मतलब हो गया जैसे कि क्लीन लिक्विड डाइट, जो मैं आपको पहले बता रही थी हॉस्पिटल में दी जाती है, वैसे क्लीन लिक्विड डाइट में क्या क्या हो गया, जैसे कि क्लीन लिक्विड डाइट में हो गया कोई फ्रूट्स हो गए, मतलब क्लीन लिक्विड डाइट का मतलब हो गया पानी, पानी होता है ना, वैसी क्लीन लिक्विड। तो फ्रूट्स नहीं बोल सकते हैं, उसमें फ्रूट्स का जूस बोल सकते हैं जो कि एकदम लिक्विड जैसा है, तो नारियल का पानी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फ्लूइड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गए और एनर्जी एनर्जी डिफेक्ट ऐसे कुछ हो सकते हैं। वाटर हो गया, आइस बोथ का मतलब जैसे कि वो बर्फ़ का गोला आता है वैसे। कॉफ़ी टी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया जो मैंने पहले ही बता दिया, लेमन वाटर हो गया। तो ये सब चीज़ें किस में आएगी, क्लीन लिक्विड डाइट में हो गई। कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड, और जो कि हमें एनर्जी प्राप्त करते हैं, फ्लूइड डिफेक्ट से बचाते हैं, तो ये सब कुछ हम क्या दे सकते हैं, क्लीन। जब किसी पेशेंट को वापस ओटी से वापस पोस्ट ऑपरेटिव में जब ऑपरेशन होकर शिफ्ट किया जाता है, तब उसको यहाँ से ही स्टार्ट की जाती है वापस उसकी डाइट, क्लीन लिक्विड डाइट दी जाती है। सबसे पहले उसको उसके गैग रिफ्लेक्स देखे जाते हैं, अगर गैग रिफ्लेक्स आ जाते हैं वापस, तब उसको ये क्लीन लिक्विड डाइट दी जाती है। थोड़ा सा वाटर, कोकोनट वाटर ऐसे करके फिर हम उसको कहाँ ले जाते हैं, फिर जाते हैं फुल डाइट पे या फिर सेमी सॉलिड डाइट पे पेशेंट को लेके जाते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा,
फुल लिक्विड डाइट में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि हम उसको क्या दे सकते हैं, उसको एनर्जी के लिए हम क्या दे सकते हैं, एनर्जी राइस दे सकते हैं, वेजिटेबल जूस दे सकते हैं, कस्टल दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं और फ्रूट जूस दे सकते हैं। ये फुल लिक्विड डाइट हो गई। फुल लिक्विड डाइट का मतलब मतलब कि इसके अंदर थोड़ा सॉलिड भी है, ऐसे बोल सकते हो, सेमी सॉलिड बोल सकते हो, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सॉलिड भी है। फिर है सॉफ्ट डाइट में क्या हो गया है, इजीली डाइजेस्ट हो ऐसी डाइट देंगे, जैसे कि दलिया और खिचड़ी, हिंदी में भी इनको दलिया और खिचड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट डाइट में हम क्या देंगे पेशेंट को, तो सॉफ्ट डाइट किसको बोलते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो कौन होता है, दलिया और खिचड़ी होती है। फिर है नेक्स्ट है हमारा वेगन डाइट। देखो वेगन डाइट क्या होती है, ऐसे पेशेंट जो ओनली क्या करते हैं, प्लांट सोर्स पे ही निर्भर रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी एनिमल सोर्स नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ का मिल्क, कर्ड यानी कि दही, कुछ भी श्रीखंड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को जो यूज़ कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, वेगन डाइट बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी एनिमल एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर रहा हो या एनिमल चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहा हो, तो वो वेगन डाइट कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति में क्या हो जाएगा, जो विटामिन ई नहीं, विटामिन B12 है और विटामिन डी है, उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लैक हो जाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आगे आगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन बोल दो, जो कि बड़े पैमानों पे है। एक तो है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो, ठीक है, दो है मेनली। एक तो क्या है माइक्रो, माइक्रो मीन्स बड़े, और मैक्रो मीन्स तो बड़े हो गए, बड़े सबस्टांस का, और माइक्रो मीन्स छोटे न्यूट्रिशन। अब इनका हम क्या देखेंगे, वो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग पार्टिसिपेशन देखेंगे, या अलग अलग इनके बीच में क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है। मैक्रो मिस होता है रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, मतलब मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि लार्ज अमाउंट में रहेगा, तो ये लार्ज अमाउंट में रहता है। पहली लाइन ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये लार्ज अमाउंट में रहता है, ठीक है। और जो माइक्रो नाम ही छोटा है, तो ये भी किसकी रिक्वायरमेंट होगा, लेस रिक्वायरमेंट रहती है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्रेशली डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इन द ब्लड। ये क्या होते हैं, ये मतलब डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन नहीं होता है डायरेक्टली, ये पहले जाते हैं फ्लशली बॉडी के अंदर जाएंगे, वहाँ पे इनका डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये ब्लड में जाएंगे, पहले बॉडी में, बॉडी के टिश्यू में, सब जगह जाके, फिर इनका लास्ट में ब्लड में जाके मतलब वो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। जबकि जो छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि माइक्रो, उनका क्या होता है, डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में, लेकिन इनका नहीं होता है, इनका फ्रेशली होता है, ठीक है। इसमें जो अब ये जो अपना नाम है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि बड़े न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या होते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक फेट होता है और एक विटामिन होता है। कौन कौन से होते हैं तो हमें याद रखने हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चार ऑप्शन डाल दे कि बताओ माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, या माइक्रो क्या है, या मैक्रो क्या है, ऐसे करके आपको ऑप्शन में डाल दे, तब हमको याद रखना है। अगर मैक्रो का पूछे, मिक्रो न्यूट्रिशन, तो पूछना है हमें, बताना है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन, प्रोटीन। और अगर हमें माइक्रो का पूछे, छोटे सबस्टान माइक्रो, तो दो ही चीज़ याद रखनी है, एक तो विटामिन, एक मिनरल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये तो हमें पता चल ही गया है कि ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मेडअप ऑफ कार्बन, इनके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। उसकी फॉर्मूला क्या होता है, CnH2O n, ठीक है। ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताओ, तब याद रखना है कि CN कोष्टक CH2 फिर कोष्टक फिर N, ठीक है। मोस्ट एबुडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा यही मात्रा में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम भी देखो खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे खाने में क्या होती है, चपाती रोटी होती है, तो उसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा ही होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो मोस्ट एविडेंट नंबर में यही होते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी यही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी करता है, तो मेन सोर्स यही होता है। और
80 से 60% ऑफ एनर्जी प्रोवाइड यही करते हैं। जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से 80 से 60 या 60 से 80% हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, सेक्राइड के आधार पर कर सकते हैं। सेक्राइड कितने होते हैं, तो देखो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये एस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सेक्राइड। ये शॉर्ट्स नोट्स में मैंने लिख दिया है, आप इसको पूरा लिख सकते हो सेक्राइड, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। फिर है मोनोसेक्राइड का मतलब क्या हो गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। जो मोनोसेक्राइड है वो सिंपल्स फॉर्म में होते हैं। इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है सिंपल में। और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को क्या करते हैं, ग्लूकोज इसमें क्या होता है, मेन सोर्स होता है मोनोसेक्राइड में। जो क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो क्या करता है, गैलेक्टोज को लैक्टोज में बदलता है, गैलेक्टोज को लैक्टोज में बदलता है, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड का हो गया, क्या हो गया, याद रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मोनोसेक्राइड। जो क्या करता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है, ग्लूकोज क्या होता है, इसमें मेन सोर्स होता है एनर्जी का, को जो क्या करता है, गैलेक्टोज को लैक्टोज में बदलता है। फिर क्या है, ह्यूमन मिल्क में जो ये है ना, मोनोसेक्राइड के अंदर ही है ये जो है, ठीक है ना, ये मोनोसेक्राइड के अंदर ही है। देखो ह्यूमन मिल्क में ग्लूकोज कितना होता है, 7% होता है। और जो काऊ होती है या बफेलो मिल्क होता है, उसके अंदर 4.4% कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड बोल सकते हैं हम। और फर्स्ट जो एक मोलिकुलर ऑफ द ग्लूकोज होता है, एक मोलिकुलर ऑफ ग्लूकोज, उसमें कितना होता है, जो एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं ग्लूकोज का, उसके अंदर कितना होता है, तो 36 से लेके 38 एटीपी होती है। मैं ये डबल बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि ये चीज़ें याद हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ भी याद नहीं होता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें याद होती हैं। फिर है 1 एटीपी में कितना होता है, तो 144 कैलोरी होती है। 1 एटीपी में कितनी कैलोरी होती है, 144 कैलोरी होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब इसका नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, थैंक यू।